this is Ranjit, Senior Learning and Development Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक पे बात करेंगे वो दुनिया में हर HR इंडस्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का मसला है, वो है रिटेंशन स्ट्रेटेजी, वो है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज। और जब बात करते हैं रिटेंशन की तो मेरा एक तजाद रहता है कि आप रिटेंशन वर्ड यूज नहीं करो, आप यूज करो रिजल्ट ओरिएंटेड रिटेंशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉई आपका लायबिलिटी है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिसकी ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अगेंस्ट जो कंप्लीशन और अचीवमेंट है वो 100 है ही नहीं, तो उसको कैसे रिटेन करेंगे आप? और जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100% ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं लेकिन अचीव वो 180 कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए ना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब टॉप परफॉर्मर रुकेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टैलेंट रुकेगा, वही तो आप मयार डेवलप करेंगे ना। अगर आपको दुख होता है कि यार इसने 12 साल हमारे साथ काम किया लेकिन 12 साल के बाद आज वो जा रहा है या हम उसे निकाल रहे हैं, तो हमें अफसरदा होना चाहिए नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए कि एक आपका वो टैलेंट जा रहा है। टैलेंट तो कहना भी बुरी बात है, वो रिसोर्स जा रही है जो वैल्यू एड नहीं कर रही। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भी डेवलप करें, जो लोग आपके साथ अभी काम कर रहे हैं उनको भी हम रिटेन करें और उनको रिटेंशन के बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो उनके लिए 10 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड एम्प्लॉइज स्टे व्हेन दे आर बीइंग पेड वेल। जिनको हम तनख्वाह अच्छी देते हैं, मार्केट के कंपैरिजन में हम उसकी एफर्ट, जॉब साइज को रिन्यू करते हैं और उसके जॉब साइज को बना के उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन इस तरह का बनाते हैं कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। जब उसकी जॉब इनलार्ज करेंगे या जॉब इनरिच करेंगे तो वो मजीद बेटर अपॉर्चुनिटी समझेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अगेंस्ट जब हम उसको अच्छा पे करेंगे वो इंपावर्ड फील करेगा, वो अच्छा फील करेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल करती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी इकोनॉमिक कंडीशन, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, समझते हुए मेरा सोचती है। जब वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ बैठता है या फिर रिसर्च करता है, अगर उसी ग्रेड के ऊपर उसको कम मिल रहा है और उसी ग्रेड पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी को ज्यादा मिल रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होगा ना। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इस तरह का सैलरी सर्वे करना चाहिए, इस तरह का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करना चाहिए, ताकि मेरे एम्प्लॉइज को यह फर्क महसूस ही ना हो कि वो कम पे किया जा रहा है उसकी जॉब के अगेंस्ट, उसकी जॉब की टास्क के अगेंस्ट, और उसकी जॉब की जितनी भी रूटीन्स हैं, जितने भी टास्क उसको दिए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको राइटली एंड फेयरली पे किया जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि इसने एमबीए टॉप यूनिवर्सिटी से किया, इसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, उसको अच्छा रगड़ा लगा होगा, बट डजंट मीन कि जो बहुत ही मीडियोकर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है उसको हम कम पे करें। नहीं, जब ऑर्गेनाइजेशन में वो आ गया, आप दोनों का जॉब साइज देखोगे, दोनों का जॉब साइज देखने के बाद जब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोगे, जो ज्यादा परफॉर्म कर जाए उसको ज्यादा पे करोगे, वो एम्प्लॉय आपके साथ 1 साल नहीं बल्कि जब तक आप हो आपके साथ रहेगा, या जब तक वो जिंदा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। If you paid well, that employees stay with you. If you paid well, a result-oriented retention increases in your organization. And number 2, जिस टॉपिक पे बात करेंगे इस स्ट्रेटेजी पे, वो ये है mentored well. ऐसे लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको आप मेंटोरशिप की अपॉर्चुनिटीज दो। अगर हम उनको बाहर से ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाहर से मेंटोरशिप पकड़ के देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो लीडर्स हम डेवलप करें, उन लीडर्स से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ मेंटोरशिप कराएं। जब मेंटोरशिप की बात आती है तो 2 हिस्सों में इसको ब्रेक कर दें, एक बिहेवियरल मेंटोरशिप, एक फंक्शनल मेंटोरशिप कर दें। बिहेवियरल मेंटोरशिप उसको दे दें जो इसका बॉस खुद नहीं होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो वेल ट्रेंड हो, जो लोगों के बिहेवियर को समझता हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज हायर अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो उसके बिहेवियर के मसले समझ सके, और जो बिहेवियर के मसले समझ के उसके सॉल्यूशंस दे सके, सॉल्यूशन देने के बाद उसकी रिपोर्ट बना सके, ताकि उनके जो बिहेवियर मसले वो ठीक हो सके। जब ये बिहेवियर के मसले ठीक कर ले, इसको एक और मेंटोर दे दें जो फंक्शनल वाला मेंटोर हो। अगर वो बंदा अपना एचआर में करियर डेवलप करना चाह रहा है, अभी वो एचआर ऑप्स में काम कर रहा है, तो इसकी मेंटोरशिप करवाएं आपके एचआर एक्विजिशन वालों के साथ, एचआर ओडी वालों के साथ, जो एचआर सर्विसेज वाले हैं उनके साथ करें, ताकि वो पूरे के पूरे सारे फंक्शंस देखे और जब एक अपॉर्चुनिटी निकले और सबसे पहले इसको अपॉर्चुनिटी मिले। तो इट मींस जब हम अपने लोगों को खुद ही मेंटोर करेंगे बिहेवियरली और फंक्शनली,
ऐसे लोग हमारे पास रुकेंगे और ऐसी रिटेंशन को कहा जाएगा रिजल्ट ओरिएंटेड रिटेंशन। तो पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, चैलेंज्ड। आपके एम्प्लॉइज जिनको हम सबसे ज्यादा चैलेंज देंगे, जब चैलेंज देंगे तो सबसे पहले उसका कंफर्ट लेवल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फियर जोन के अंदर। जब कंफर्ट जोन ब्रेक होगा, फियर जोन आएगा, उसको ये लगेगा कि अगर मैं जो अभी काम कर रहा हूं, मैं चैलेंज ले रहा हूं, स्ट्रेच ले रहा हूं, तो मुझे डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। लेकिन हमें मेंटोरशिप उसको देनी है कि तुम फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा खड़े हो जाएंगे, लेकिन इससे तुम्हारी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तुम्हारे जो बेनिफिट्स हैं, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हें इतना सपोर्ट करेंगे जब तक तुम उस मंजिल पे पहुंच नहीं पाओ। जब कंफर्ट जोन वो छोड़ता है तो उसके बाद उसको किस में शिफ्ट करना है, फियर जोन। और फियर जोन में उसको यह भी यकीन दिलाना है कि तुम फेल हो गए, उसकी जिम्मेदारी हमारी, हम तुम्हें कामयाब करा के छोड़ेंगे, तो उसका सीना और चौड़ा हो जाएगा। और उसे यकीन दिलाना है जैसे ही फियर जोन में मजीद तुम अपने आप को चैलेंजेस दोगे और हमारे टास्क एंड असाइनमेंट को स्ट्रेच करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे, ज्यादा फोकस लगाओगे, तो एक दिन आएगा तुम लर्निंग जोन में शिफ्ट हो जाओगे। जब लर्निंग जोन में शिफ्ट होगे तो एक और जोन आएगा जिसकी तुम्हें भी बेसब्री से इंतजार है और हम भी चाहते हैं तुम वहां चले जाओ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रोथ जोन। जब ग्रोथ जोन तुम्हारे पास आ जाएगा, मुझे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं, द चैलेंजेस दैट यू फेस टुडे एंड यू आर गेटिंग रिटर्न आउट ऑफ दोस चैलेंज, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ वो क्या होगी, आपकी मेंटली ग्रोथ भी होगी, फिजिकली ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, और आप डेजिग्नेशन वाइज भी आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंप्लीटली द पावर ऑफ चैलेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर आपने चैलेंजेस को उठते ही नेगेटिव लिया, मैं कर ही नहीं सकता, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का भी हक नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए, दिस एम्प्लॉय इज नॉट फिट फॉर आवर कल्चर एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बनाए जो सिर्फ काम करें, बल्कि उनके लिए बनाइए जो खुद भी ग्रो करें, हमें भी आगे जाके ग्रो करवाएं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिटेंशन स्ट्रेटेजी, बट अ रिजल्ट ओरिएंटेड रिटेंशन स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं, प्रमोटेड। अगर आपके एम्प्लॉइज जिनको आपने पे बहुत अच्छा किया, मेंटोरशिप भी आपने बहुत जबरदस्त दी, उसको आपने चैलेंजेस भी दिए और चैलेंजेस को वो पार कर गया, अब प्रमोशन की जब बारी आती है उसको सताए मत। प्रमोशन की जब बारी है तो उसको रुलाए मत। जब प्रमोशन की बारी है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले प्रमोट करें। अगर आपको लगता है कि इसी लेवल का बंदा बाहर आज वो मैनेजर है, तो आप इसको एक ग्रेड और ऊपर लेकर आए, पैसों की परवाह ना करें। अगर आप इसके 10,000 बढ़ाएंगे, ये 10 लाख तक काम करके देगा। तो ऐसे लोगों को जब आप प्रमोट करें तो उसको बताएं कि भाई प्रमोशन हमने तुम्हें नहीं दिया, बट यू अर्न दैट प्रमोशन, यू अर्न दैट प्रमोशन आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड यू डिजर्व दैट। और उस प्रमोशन को और पब्लिसाइज करें, उस ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्रिसिएशन दें और उसको बोलें यू हैव डन अमेजिंग जॉब एंड दीज प्रमोटेड लोग विल वर्क फॉर यू इन द लॉन्गर रन। और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब एमटीओ की शुरू करते हैं और सीईओ लेवल तक जाते हैं या सी लेवल तक जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अच्छी पे मिलती है, उनको अच्छी मेंटोरशिप मिलती है, उनको अच्छे चैलेंजेस मिलते हैं और उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो बात करते हैं हम किस पे, पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इन्वॉल्व। कुछ लोग इन्फॉर्म्ड होते हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं किसी इंप्लॉई को ईमेल करता हूं कि फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस टास्क टू बी डन एंड प्लीज अपडेट मी, ये मैंने उसको इन्फॉर्म किया। अगर मैं कहता हूं कि भाई जब ये काम करना होगा तो पहली मीटिंग में आप मेरे साथ बैठिएगा, वेंडर्स को भी हम बुलाएंगे, क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, लोगों की नीड्स को भी मेजर करेंगे और लोगों की नीड्स को देख के, रिक्वायरमेंट्स को देख उस हिसाब से हम काम स्टार्ट करेंगे। तो बताइए ये एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड हुआ, इन्वॉल्व हुआ? Of course this employee is involved. So it means if you inform the employees, it will give you productivity which is 30 to 40%. But if you involve that employee, he will give you 100% ownership to that work. And highly involved people are highly responsible people. And highly informed people are low responsible. So it depends on you how you balance this category within those employees. तो ऐसे एम्प्लॉइज आपके पास ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 6, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अप्रिशिएटेड। ऐसे लोग जिनके साथ इतना आप काम कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन दे दी। अप्रिसिएशन कैसे दी जाती है? आपका स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड्स होते हैं, आपके क्वार्टरली अवार्ड्स होते हैं, आपके रिकग्निशन अवार्ड्स होते हैं, कैश अवार्ड्स होते हैं। आप इनको उनमें नॉमिनेट करें। अगर नॉमिनेट करते हैं तो इनको ये अवार्ड्स दें और उनको कहें कि यू रियली डिजर्व बिकॉज यू हैव डन द जॉब। जब आप उनको पब्लिकली अप्रिशिएट करते हैं, वो आपके लिए जान लगा देता है और आपके लिए काम करता है। एंड हाईली अप्रिशिएटेड एम्प्लॉई इज हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉई।
Highly appreciated employee is a loyal employee, and loyal employee will give you long-term returns and he will stay with you for longer run. Point number 7 पे बात करते हैं, that is valued. जो एम्प्लॉइज आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको ग्रो करने में आपकी मदद कर रहे हैं, उनकी वैल्यू करनी चाहिए. वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, उनके फैमिली के अंदर प्रॉब्लम हो, उनका फाइनेंशियल कोई इशू, उनका कोई पर्सनल इशू हो, तो उस इशू को आप अपना इशू समझिए और उसकी मदद कीजिए. आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े, आउट ऑफ द वे भी जाइए और उसकी आज मदद करें. जब आप उसकी आज मदद करेंगे, वो कल आपकी हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों को हेल्प करेगा, बिकॉज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझेगा. And highly valued employees are highly productive employees, and highly valued employees not only just productive but they are a long-term asset for your organization as well. बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, that is on a mission. जब आपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छा पे किया, उनको मेंटरशिप दिया, चैलेंजेस दिए, अप्रिशिएट भी किया, प्रमोट भी किया, उनको वैल्यू भी किया, ऐसा एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में समझ लो वो एक मकसद के लिए ऑन अ मिशन है. ऑन अ मिशन एम्प्लॉइज मतलब इसको खुला मैदान दो और से कहो जो तुम्हें करना है करो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम तुम्हारी चेक करेंगे. हम तुमसे नहीं पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा फीडबैक लेंगे बाकी लोगों से कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो. इफ योर कस्टमर्स आर हैप्पी, योर इंटरनल डिपार्टमेंट इज हैप्पी, इट मींस यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब. So that is called what? On the mission. On the mission employee is a highly productive employee, and highly productive employee gives you long-term growth in the organization. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, that is empowered. Empowered employee means जब उसको खुला मैदान मिलता है और उसे कहा जाता है जो भी करना है उसको ऐसे करना है कि ये तुम्हारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है. जब तुम कोई बिल साइन करो, समझ लो तुम अपनी कंपनी के बिल साइन कर रहे हो. जब तुम कोई साइन कर रहे हो तो उतनी बारीकी से देखना है जैसे कि तुम अपने खर्चों को देखते हो. और जब कोई काम करो सच्ची ईमानदार नीयत से करो. हमारी तरफ से तुम्हारे पास खुला मैदान है और जो करना है जाके करो, हमें तुम रिजल्ट ला दो. तो ऐसे एम्प्लॉइज को कहा जाता है हाईली एम्पावर्ड एम्प्लॉइज, एंड हाईली एम्पावर्ड एम्प्लॉइज रिटेन with you in the long run. And last बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि रिटेंशन स्ट्रेटजी बनती कैसे है. So last point is that is called trusted. ऐसे लोगों पे आपको एतमाद करना पड़ेगा और एतमाद एक दिन में नहीं होता. It takes a lot of time. एतमाद करने के लिए मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए. That is called what? Competence and integrity. जिसकी इंटीग्रिटी हाई है, कॉम्पिटेंस कम है, नहीं करें यकीन आप उस पर. जिसकी कॉम्पिटेंस लो है, इंटीग्रिटी हाई है, यकीन नहीं करें आप. जिसका इंटीग्रिटी भी लो है, कॉम्पिटेंस भी लो, यकीन नहीं करें. ऐसे लोग जिनकी इंटीग्रिटी भी हाई है, कॉम्पिटेंस भी हाई है, ऐसे लोगों पे आप यकीन करें. और जब आप उन पे यकीन करते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं. सो इन अ नटशेल आई वुड लाइक टू से कि डू नॉट वर्क ऑन द रिटेंशन स्ट्रेटजी, यू हैव टू वर्क ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड रिटेंशन स्ट्रेटजी. जब आप 10 पॉइंट को इंप्लीमेंट करते हैं, 10 पॉइंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं और पॉलिसी का हिस्सा बनाने के बाद सबको ट्रेन करते हैं और लोग समझते हैं कि हाँ अब एचआर हमारे लिए भी काम करना चाहता है, हमारे लिए भी सोच रहा है. इट मींस दे आर वर्किंग ऑन व्हाट? रिटेंशन स्ट्रेटजी. एंड एम्प्लॉयज स्टे विद अस when you do all 10 things. जब आप ये 10 चीजें करते हैं, आपका एम्प्लॉइज आपके पास रुकता है और ना सिर्फ रुकता है बल्कि आपको ग्रोथ भी देता है. उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगले हफ्ते मिलते हैं जबरदस्त टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.